हेलो, वेलकम टू मिडनाइट फेयर चैनल। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एक फ़िल्म है। और जो हॉरर ट्रू फैंस हैं उन्हें कॉन्जरिंग यूनिवर्स की फ़िल्मों के बारे में तो पता ही होगा। तो फिल्म का नाम है द नन। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है रोमानिया के एक चर्च से, जहाँ दो सिस्टर एक रूम की तरफ बढ़ रही होती हैं। इनका नाम होता है सिस्टर विक्टोरिया और मदर सुपेरियर। उनके हाथ में हम एक की देखते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और वो एक डोर के पास जाती है, जहाँ जाकर सिस्टर विक्टोरिया रुक जाती है और मदर सुपेरियर अंदर चली जाती है। अब हम सिस्टर विक्टोरिया को बाहर प्रे करते हुए देखते हैं, तभी उस रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर से हम मदर सुपेरियर को ज़ख्मी हालत में बाहर आते हुए देखते हैं। वो सिस्टर विक्टोरिया की तरफ वो की फेंकती है और बताती है, इसे यहाँ से ले जाओ और उस शैतान से बचो। अब हम सिस्टर विक्टोरिया को भागते हुए देखते हैं और वो एक खिड़की में आके रुक जाती है। तभी उसके पीछे वो शैतान भी आ रहा होता है। सिस्टर विक्टोरिया उस खिड़की में जाकर खड़ी हो जाती है और गॉड से प्रे करने लगती है और क्षमा मांगने लगती है। और वो अगले ही मिनट अपने गले में एक फांसी का फंदा डाल लेती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उनके रूम का जो क्रॉस होता है वो धीरे धीरे उल्टा होने लगता है और शैतान भी उनके पास आ रहा था। इसके बाद सिस्टर विक्टोरिया उस खिड़की से नीचे छलांग लगा देती है और जो उनके रूम में क्रॉस होता है उल्टा, उसमें आग लग जाती है। सिस्टर के नीचे कूदते ही हम उस विंडो में एक शैतानी साया नोटिस करते हैं। अब सीन आता है नेक्स्ट मॉर्निंग का। एक लड़का खाने पीने का सामान लेकर उस चर्च के बाहर आता है। इसका काम होता है सभी नन्स को खाना टाइम टू टाइम ला कर देना। जब वो चर्च के बाहर खड़ा होता है तो उसे एक लाश लटकती हुई दिखती है जिसे सभी कौवे खा रहे थे। वो देख के वो शॉक हो जाता है और ये लटकती हुई लाश सिस्टर विक्टोरिया की ही होती है। अब हम वेटिकन सिटी में एक फादर को देखते हैं जिनका नाम बर्क होता है। उन्हें दूसरे सीनियर फादर से बुलावा आया होता है, और जब वो उनसे मिलने जाते हैं तो वो फादर्स उन्हें बताते हैं कि तुम्हें रोमानिया जाना पड़ेगा। एक चर्च के अंदर नर्स ने खुदकुशी कर ली है, उन्होंने फांसी लगा ली है, और ये स्टार्टिंग वाला ही चर्च होता है। वो बोलते हैं अगर लोगों को पता चलेगा तो लोग हमारे धर्म में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो इनका धर्म होता है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता खुद को फांसी लगाने का, वो भी नन ने। उनके साथ एक दूसरी लड़की भी ज्वाइन करने वाली थी। पहले तो फादर बर्क मना कर देते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं। अब वो जो दूसरी लड़की है उसे पिक करने के लिए उसके सेंटर में पहुंचते हैं, जहां वो लड़की बच्चों के साथ मजाक कर रही होती है। तभी वहां पर उस चर्च की मदर सुपेरियर आती है और उसे वहां से फादर बर्क को मिलाने के लिए लेके जाती है। अब फादर बर्क उसे सब कुछ जो घटना हुई है वो बताने लगते हैं, लेकिन ये जो लड़की होती है इसने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली थी, लेकिन फिर भी वो फादर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये दोनों उसी लड़के के पास आते हैं जिसने सिस्टर विक्टोरिया की लाश लटकती हुई देखी थी, और इसी ने वेटिकन सिटी से कांटेक्ट किया था। अब फादर बर्क और ये जो लड़की होती है इसका नाम सिस्टर आयरन होता है, और इनके साथ जो वो लड़का होता है स्टार्टिंग वाला खाना लेके गया था उसका नाम फ्रेंची होता है। अब वो फ्रेंची से रिक्वेस्ट करने लगते हैं उसी जगह पर लेके जाने के लिए, तो फ्रेंची भी उन्हें वहाँ पर लेके जाने लगता है और जाते जाते स्टोरी बताता है। इस गांव के जो लोग हैं वो उस चर्च से बहुत ज़्यादा ही डरते हैं। उनका मानना है उस चर्च में बहुत बड़ा शैतान रहता है। अब वहाँ जाने के लिए वो एक घोड़ा गाड़ी से जाने लगते हैं। तो जो फ्रेंची होता है वो बीच जंगल में जाके ही अपनी गाड़ी वहाँ पे स्टॉप करता है। वो बोलता है घोड़ा आगे जाने से डर रहा है, तो वो उधर ही उतर जाते हैं। जैसे ही सिस्टर आयरन उस ज़मीन पर पैर रखती है उन्हें अजीब एहसास होने लगते हैं, तो अभी वो पैदल चल के उस चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। और
चर्च की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो इस चर्च के ऊपर बहुत सारे बम गिराए गए थे, जो फ्रेंची इन्हें बता रहा होता है। इन सब का यहाँ आने का मकसद एक ही था, सिस्टर विक्टोरिया की मौत की वजह जानना। फ्रेंची ने सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी एक ठंड कमरे में रखी थी, तो वो फादर और सिस्टर को उसी कमरे में लेके जाता है। जब वो नीचे जाके देखते हैं तो सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी बैठी हुई पोजीशन में थी। तो फ्रेंची फादर से बोलने लगता है, जब मैंने उनकी बॉडी यहाँ पर रखी थी तो वो बैठी हुई पोजीशन में नहीं बल्कि लेटी हुई पोजीशन में थी, लेकिन अब वो उठकर बैठ कैसे गई उसे भी नहीं पता। तो फादर उनको करीब से जाके देखने लगते हैं और सिस्टर विक्टोरिया की जो बॉडी होती है उसके हाथ में उन्हें वही की दिखती है, तो वो उस की को उनके हाथ से निकाल लेते हैं। फादर को भी पता नहीं होता इस की को कैसे यूज़ करना है और ये सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में क्या कर रही है। तभी वो उस कमरे में एक डोर देखते हैं जहाँ से फ्रेंची सभी सिस्टर्स को खाना देता था, क्योंकि सिस्टर्स को इस चर्च के बाहर आना मना था, वो आ नहीं सकती थी। अब ये तीनों मिलकर सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी रिस्पेक्टफुली वहाँ पे दफना देते हैं और प्रेयर्स भी करते हैं। सिस्टर आयरन नोटिस करती है वहाँ की जो कब्रें होती है सभी पे बेल लगाई हुई होती है। अब वो उसी चर्च की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी की थी। वो उसी रस्सी को देखते हैं जो खिड़की से बाहर अभी भी लटक रही होती है, और वहाँ पे कोई खिड़की के अंदर से उन्हें देख भी रहा था। जब फादर नीचे पड़े खून को हाथ लगाते हैं और देखते हैं तो खून अभी भी ताज़ा होता है, लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि सिस्टर विक्टोरिया को मरे हुए तो बहुत दिन हो गए थे। अब ये तीनों भी चर्च के अंदर चले जाते हैं। चर्च के अंदर सभी जगह कैंडल्स अभी भी जल रही होती है, तो उन्हें वहाँ पे कुर्सी पर एक औरत बैठी हुई दिखती है। तो ये सब समझ लेते हैं ये औरत मदर सुपीरियर है और वो उनसे बातें भी करने लगती है। वो सिस्टर आयरन को डायरेक्टली बता देती है, तुमने अभी तक शपथ नहीं ली नन बनने की, लेकिन ये उसे कैसे पता, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पता होता है। अब फादर उनसे बोलने लगते हैं सिस्टर विक्टोरिया की मौत कैसे हुई, क्या हुई। तो मदर सुपीरियर उन्हें बोलने लगती है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। फादर उनसे क्वेश्चन करने लगते हैं तो मदर सुपीरियर उन्हें बताती है, तुम आज रात आराम करो, तुम्हें कल सुबह सबके आंसर्स मिल जाएंगे, और उन्हें वो एक जगह रहने के लिए भेज देती है। हमें पता है सिस्टर सुपीरियर पहले ही मर गई है, लेकिन ये इन लोगों को नहीं पता होता। अब वो उस घर के अंदर रहने को चले जाते हैं जहाँ सिस्टर आयरन नोटिस करती है जीसस क्राइस्ट की क्रॉस के ऊपर उनका सिर गायब है। फ्रेंची उसे वहाँ छोड़कर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। जब वो जंगल में आता है तो उसे अपने सामने कुछ डिमोनिक परछाइयाँ दिखने लगती है जिनका पीछा वो करने लगता है। तभी उसके सामने अचानक से कहीं से एक रस्सी का फंदा आता है जो फांसी लेने के लिए बनाया जाता है। वो गौर से देखने लगता है, तभी ऊपर से उसके ऊपर एक डीमन हमला कर देता है, और ये डीमन किसी और वेशभूषा में नहीं था, वो उन्हीं नन्स के जैसा ही दिख रहा था, वैसे ही कपड़े पहने थे, और वो फ्रेंची पे बुरी तरह टूट पड़ता है, उस पर हमला कर देता है। फ्रेंची किसी तरह खुद को बचाता है और वो नोटिस करता है वो कब्रिस्तान में बैठा है। उसे अपने सामने वही बहुत भयानक डीमन दिख रहा था जो एक नन की वेशभूषा में होता है। फ्रेंची वहाँ से एक क्रॉस उठाता है बड़ा वाला और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जो बाकी सिस्टर्स की फ़ोटो देख रही होती है और फादर के पास जाके खाना खाने लगती है और फादर को बताती है कि मुझे बहुत ही भयानक भयानक सपने आते हैं, और उन सपनों के एंडिंग में मैं हमेशा सोचती हूँ कि मदर मेरी कुछ तो ऑप्शन निकालेगी या मेरी मदद करेगी और मुझे इस सब से बाहर निकालेगी। फादर भी उसे अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगते हैं जब उन्होंने एक छोटे बच्चे पर एग्जॉर्सिज्म किया था। जब वो एग्जॉर्सिज्म करने के लिए उस बच्चे के पास गए थे तो वो बहुत ही भयानक तरीके से पजेस हो रखा था। जब वो प्रेयर्स करने लगते हैं और होली वाटर उस पे छिड़कते हैं तो वो बच्चा तड़पने लगता है, चीखने लगता है, फादर से बोलने लगता है मुझे बचा लो फादर। और
वो अचानक एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है और डीमन के ही कंट्रोल में आ जाता है। जब फादर वो एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट करते हैं तो वो बच्चा ख़त्म हो गया था, उसे वो सब सहा नहीं गया, वो एग्जॉर्सिज्म सहा नहीं गया। फादर के मन में आज तक उस बात का गिल्ट है कि उन्होंने उस बच्चे को नहीं बचाया या उनकी वजह से वो बच्चा मारा गया। अब हम रात को एक पुराना रेडियो बजता हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से फादर की नींद टूट जाती है और वो चेक करने के लिए बाहर आते हैं तो वो नोटिस करते हैं रेडियो चालू है। जब वो उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने वही छोटा बच्चा जिसका उन्होंने एग्जॉर्सिज्म किया था वो दिखने लगता है। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो बच्चा इधर उधर भाग रहा होता है। अचानक फादर के सामने वो आ जाता है लेकिन गायब भी हो जाता है। जब फादर उसे ढूंढ रहे होते हैं तो वो उन्हें नीचे दिखता है गार्डन में, वो वहीं से भी भाग जाता है। तो फादर उसका पीछा करते करते उसी कब्रिस्तान में आ जाते हैं। वो कब्रिस्तान में उसे ढूंढने लगते हैं तो वो उन्हें छुपके छुपके देख रहा था और अचानक सामने आ जाता है। सामने आते ही उसके मुंह से हम एक बड़ा सांप निकलता हुआ देखते हैं, जिससे फादर बहुत डर जाते हैं और वो एक कब्र के अंदर गिर जाते हैं। कब्र के अंदर गिरते ही वो उसी कब्र में लॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं, जिन्हें भी कई आवाज़ें आने लगती है। तो वो आवाज़ों को फॉलो करते हुए अपने रूम से बाहर आती है। बाहर आते ही हम उसके पीछे उसी भूतिया नन को देखते हैं जो अचानक गायब भी हो जाती है। अब सिस्टर आयरन बेसमेंट की तरफ जाने लगती है जहाँ प्रेयर रूम होता है। जब वो प्रेयर रूम में एंटर करती है वहाँ कई सारे कैंडल्स जलाए हुए होते हैं और उसी डिमोनिक नन की फिगर भी हमें देखते हैं जो बहुत लंबी होती है। तो वो एक शीशे के अंदर देखने लगती है, वहाँ उसे वो डिमोन नन दिखती है। जब वो आजू बाजू देखने लगती है तो उसे वहाँ पे एक रेड लाइट दिखने लगती है। तभी उसके पीछे से कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। जब वो फिर से मुड़ के देखती है तो अब इस बार शीशे के अंदर वो डिमोनिक नन तो थी ही, उसके साथ और ज़्यादा भी नन थी। इससे डर के सिस्टर आयरन वहाँ से भागने लगती है और उसी कब्रिस्तान में आ जाती है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो कब्र के अंदर से जो ऊपर बेल लगाई हुई होती है उसे बजा रहे थे। अब सिस्टर आयरन को भी ये बेल सुनाई देती है तो उसे डाउट होता है शायद फादर यहीं पे है। तो वो फादर को आवाज़ देने लगती है और उन्हें वहाँ पे ढूंढने लगती है। क्योंकि फादर बेल बजा रहे होते हैं तो जो वो शैतान होता है वो उधर की सभी कब्रों के ऊपर जो बेल लगाई हुई होती है बजाने लगता है, जिससे सिस्टर आयरन कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन तभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बहुत ज़्यादा डीप सोचने लगती है और उसे एहसास हो जाता है फादर किस कब्र में है। तो वो उस कब्र की तरफ बढ़ती है। जब वो उस कब्र के पास पहुंच जाती है और ध्यान से सुनने लगती है तो उसे नीचे से फादर की आवाज़ आ जाती है। उसे समझ आता है फादर को किसी ने नीचे दफना दिया है। अब हम कब्र के अंदर फादर को देखते हैं जिन पे कोई अंदर ही हमला कर देता है, उनका मुंह दबाने लगता है और ये वही डिमोनिक नन होती है जो फादर को ख़त्म करना चाहती थी। लेकिन सिस्टर आयरन वहाँ की मिट्टी खोदने लगती है, फादर को आज़ाद करने की कोशिश करने लगती है और वो उन्हें सेफली बाहर निकाल भी लेती है। वो फादर से पूछती है अब इस कब्र के अंदर कैसे आए, और जब हम सुबह आए थे यहाँ पे ये गड्ढा नहीं था। तो फादर उसे सब बताने लगते हैं, मुझ पर एक एंटिटी ने हमला किया और इस कब्र के अंदर डाल दिया। जब वो कब्र से ऊपर आते हैं तो उस कब्र के अंदर उन्हें कंकाल और कई सारी चीज़ें दिखती है, उसमें से एक बुक भी होती है। तो फादर वो सब लेके बाहर आते हैं। अगली सुबह जब वो चर्च के बाहर आते हैं तो वहाँ और ज़्यादा खून गिरा हुआ था। तो सिस्टर आयरन बोलती है ये कैसे हुआ। अब जब वो चर्च के अंदर जाते हैं मदर सुपीरियर से बात करने के लिए, तो वहाँ पे फादर्स जाना अलाउड नहीं था, तो सिर्फ सिस्टर आयरन को ही जाना पड़ता है, उनको ही सिर्फ एंट्री मिलती है क्योंकि ये नन्स का चर्च होता है। जब सिस्टर आयरन अंदर प्रवेश करती है तो पूरा चर्च खाली होता है और वो नीचे से ऊपर देखती है तो उसे एक नन के जैसा कुछ दिखता है। तो वो उसका पीछा करते करते ऊपर आ जाती है, लेकिन वो नन उसे मिल नहीं रही थी। वो आगे आगे बढ़ रही थी और सिस्टर आयरन उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब वो
उस चर्च के मेन प्रेयर रूम में पहुंचती है, जहां एक नन प्रेयर कर रही थी। जब वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करती है, पीछे से दूसरी नन आती है जो उसे रोकती है और बोलती है, प्रेयर के बीच में कोई टांग मत अड़ाओ और मेरे साथ चलो। अब हम फ्रेंची को देखते हैं जो जिंदा होता है। शायद उस दिन वो बच गया था, नन ने उसे छोड़ दिया था। वो एक बार में बैठ के शराब पी रहा था। वहाँ के लोगों में आपस में बातें होने लगती है। किसी आदमी के 12 साल की बेटे ने खुद को फांसी लगा ली और 2-3 आदमियों के छोटे बच्चे ने खुद को ख़त्म कर लिया। वहाँ एक आदमी फ्रेंची को बताता है शायद ये सब उसी चर्च के डीमन की वजह से हो रहा है जो शायद अब आज़ाद हो गया है। फ्रेंची को सिस्टर आयरन की फिक्र सताने लगती है क्योंकि वो सिस्टर आयरन को पसंद करता है, तो उसे अपने सामने एक गन दिखती है। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो बाहर बैठे बैठे वही सब किताबें पढ़ने लगते हैं जो उस कब्र के अंदर मिली थी। इस बुक के अंदर सभी काला जादू करने वाले टोने टोटके होते हैं और उस नन वाले डीमन भी होता है। जो फादर गौर से पढ़ रहे थे तभी उन्हें गेट बंद होने की आवाज़ आती है, तो उन्हें सिस्टर आयरन की फिक्र होने लगती है। वो उस गेट के पास जाते हैं लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन और सिस्टर एना को देखते हैं। सिस्टर एना इस चर्च में क्या हो रहा है वो सिस्टर आयरन को बताने का ट्राई कर रही थी, लेकिन बाहर से कोई दूसरी नन उन्हें डिस्टर्ब कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि सिस्टर एना सिस्टर आयरन को कुछ बताए, लेकिन फिर भी सिस्टर एनी सिस्टर आयरन को पास्ट बताने लगती है जो इधर हुआ था। तो पहले ये चर्च नहीं था, एक मामूली घर था जहाँ एक तांत्रिक ने काला जादू किया। वो उस शैतान को अपने साथ रखना चाहता था क्योंकि पावर की वजह से, पैसे की वजह से, और उसने बहुत बड़ा और मजबूत एक काला जादू करने का ट्राई किया। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर चर्च के लोगों ने आक्रमण कर दिया और जो वो गेट चालू हो गया था जिससे वो शैतान बाहर आने लगता है, मेन फादर ने उसके अंदर जीसस क्राइस्ट का ब्लड डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद हो गया, वो शैतान बाहर नहीं आ सका। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ और इस चर्च के ऊपर कई सारे बम गिरे, उसके बाद वो पोर्टल फिर से एक्टिवेट हो गया और वो शैतान उस पोर्टल से इस चर्च के अंदर घुस आया। अब वहाँ पर एक दूसरी नन आती है जो सिस्टर एनी को प्रे करने के लिए वहाँ से भेज देती है और वो सिस्टर आयरन को भी अपने कमरे में छोड़ने के लिए बोल देती है। हम उस नन को देखते हैं जो रो रही होती है सिस्टर आयरन की तरफ देख के। सिस्टर एनी सिस्टर आयरन को उसके कमरे में छोड़ देती है और खुद प्रेयर करने के लिए वहाँ से चली जाती है। सिस्टर आयरन अपने साथ वो चाबी लेके आई थी, शायद उसका इस्तेमाल करने की वजह से। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो उस चर्च के अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें उसी रिचुअल के बारे में पता चलता है जो उस तांत्रिक ने किया था। उसी समय वहाँ पे मदर सुपीरियर आती है और वो फादर को बोलने लगती है, अब तुम सिस्टर आयरन को नहीं बचा पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। इतना बोल के वो चुप हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी अकड़ जाती है। जब फादर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं उसका चेहरा देखने के लिए, तो वो अचानक उन पर हमला कर देती है और फादर को समझ आ जाता है मदर सुपीरियर भी जिंदा नहीं है, वो भी मर गई है और अभी तक वो जो देख रहे थे वो उस शैतान का छलावा था। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरन को देखते हैं जो पूरी तरह भीगी हुई थी। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, उसके गाल पर भी निशान था और उसे अपने सामने वही डिमोनिक नन दिखती है जिसे देखकर वो जाग जाती है। वो ये सब सपने में देख रही थी। जब वो जागती है तो उसे अपने रूम के अंदर कोई दिखता है जो नीचे बैठ के प्रे कर रहा था। प्रे करने वाले इंसान के हाथ से वो जप की माला नीचे गिर जाती है और उसके पूरे जो मनी होते हैं वो टूट के सिस्टर आयरन के पास आते हैं। जब सिस्टर आयरन उसे उठा के देखने लगती है तो उसके कान में कोई बोलता है, गॉड तुम्हें बचाए, और वो वही पास्ट वाला सीन देखती है सिस्टर विक्टोरिया का फांसी लगाते हुए। अब वो कैंडल जला के बाहर आने लगती है। वो उसी कमरे की तरफ बढ़ रही थी जो हमने स्टार्टिंग में देखा था और उस कमरे के ऊपर एक वार्निंग भी लिखी थी कि इसके अंदर जाना मना है। तभी वो कमरा धीरे धीरे खुलता है और उसके अंदर हमें एक नन जैसी परछाई दिखने लगती है।
सिस्टर आयरन ये सब देख के डर रही होती है, तो वो परछाई पूरी तरह सिस्टर आयरन की तरफ देखती है, तो वो बहुत डेंजर लग रही थी, जिसे देख के सिस्टर आयरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से तेज आंधी और तूफान आने लगता है, जिसे वो डीमन ही कर रहा था। सिस्टर आयरन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन भी उसी पर टूट पड़ा था। उसकी जेब से वो जो की होती है वो नीचे गिर जाती है और उस डीमन की तरफ ही जाने लगती है, जिसे देखकर वो डीमन भी मुस्कुरा रहा था। उसे भी शायद वही की चाहिए होगी, लेकिन सिस्टर आयरन उस की को पकड़ने के लिए अपना हाथ छोड़ देती है और वो एक कमरे में जाके गिर जाती है। उस कमरे के अंदर भी वो सेफ नहीं होती, वो डीमन उस पर हमला कर देता है, उसका गला दबाने लगता है, लेकिन सिस्टर आयरन खुद को बचाते हुए वहाँ से भागने लगती है। तभी कोई पीछे से आके उसका मुंह दबा लेता है और उसे साइड में छिपा लेता है। ये दूसरा तीसरा कोई नहीं, सिस्टर एनी होती है। सिस्टर एनी बोलने लगती है, तुम्हें इस सब से बचने के लिए प्रेयर करना होगा। अब सिस्टर आयरन प्रे करने के लिए प्रेयर रूम में पहुंचती है। वहाँ सिस्टर एनी भी पहले से ही प्रेयर कर रही थी और वहीं पे एक लाश भी पड़ी हुई थी। तो सिस्टर आयरन उस लाश को देखने के लिए उसके करीब जाती है और कपड़ा उठाकर देखती है। वहाँ पर एक नन की बॉडी थी जिसे क्रूसीफाई करके मारा था, उसके हाथ में कीलें ठोकी गई थी। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जो सोच ही रहे थे चर्च के अंदर कैसे जाए। तभी उन्हें वहाँ पे फिर से वो छोटा लड़का दिखाई देता है जिस पे उन्होंने एक्सॉर्सिज्म किया था और वो उन्हें हॉन्ट करने लगता है, उन्हें डराने लगता है। कई सारे हाथ वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और वो जो लड़का है वो अचानक फादर के ऊपर आके बैठ जाता है। फादर उसे कैसे तो बच के दूर हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं ये वो बच्चा नहीं था, उस बच्चे के रूप में वही नन वाली डीमन होती है जो फादर को इतनी देर से डरा रही थी। फादर वहाँ से बच के भाग निकलते हैं। अब हम प्रेयर रूम के अंदर कई सारे नन्स को आते हुए दिखते हैं और वो दरवाज़ा भी लगा देते हैं प्रेयर रूम का। तभी वो नन्स डॉक्टर एरन को बोलने लगती है, हमारे साथ बैठ के प्रेयर करो। तो वो सभी गॉड के सामने बैठ के एक साथ जोर जोर से प्रेयर करने लगती है, लेकिन अचानक इन सभी नन्स पर हमला हो जाता है। वो एक एक करके दूर जाके गिरने लगती है। सिर्फ सिस्टर आयरन ही होती है जो प्रे करना कंटिन्यू रखती है, वो किसी से डर नहीं रही थी। दूसरी तरफ हम फादर को देखते हैं जिन्हें आइडिया हो जाता है उस चर्च के अंदर कैसे जाने का है। तो वो उसी बेसमेंट में आते हैं जहाँ सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी हमने स्टार्टिंग में देखी थी। वहाँ पे जो डोर होता है जहाँ से नन्स खाना अंदर ले जाती थी, क्योंकि उन्हें बाहर आना अलाउ नहीं था। तो फादर वहीं से अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी उनके साथ वहाँ पे हॉन्टिंग होने लगती है। जो सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी होती है वो फादर पर हमला कर देती है। वो उन्हें मारने के लिए उनके ऊपर बढ़ने वाली थी, तभी वहाँ पे फ्रेंची आता है और उस डेड बॉडी पर हमला कर देता है और फादर की जान बचा लेता है। फादर उसे थैंक यू बोलते हैं और दोनों भी मिलकर उस कमरे के अंदर से चर्च के अंदर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चर्च के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सिस्टर आयरन ने अभी तक प्रे करना कंटिन्यू रखा था। तभी कोई उसके कपड़े फाड़ देता है और उसके शरीर के ऊपर बहुत ही ब्रूटली कुछ लिखने लगता है, जिसे सिस्टर आयरन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो अपना प्रेयर करना बंद नहीं करती। गॉड पर जो उसका बिलीव होता है वो कंटिन्यू रखती है। ये वही डीमन होता है जो उसे प्रे करने से रोक रहा था। वो नहीं चाहता था सिस्टर आयरन गॉड पर बिलीव करे और वो डीमन उसकी पीठ पर एक स्टार बना देता है। तभी उसे फादर और फ्रेंची की आवाज़ आती है, तो बाकी नॉन्स को दिलासा देने लगती है, फादर और फ्रेंची आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगा। फादर और फ्रेंची उस चर्च के अंदर प्रेयर रूम में एंटर करते हैं और तभी सिस्टर आयरन उसे बताती है, यहाँ हम सब मिलकर प्रे कर रहे हैं, लेकिन फादर उसे बोलते हैं यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जब सिस्टर पीछे मुड़ के देखती है तो सच में वहाँ कोई नहीं होता, वो सिर्फ अकेली होती है। अब तक हम जो भी नंस देख रहे थे वो सब मरी हुई आत्माएं होती है जो सिस्टर आयरन को मदद कर रही थी, उसे दिशा दिखा रही थी। इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं होती। फिर वो उसी डेड बॉडी के पास जाती है तो वो डेड बॉडी भी पूरी सड़ी गली होती है, वो भी जिंदा नहीं होती।
अब उस बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है और वो फादर के ऊपर हमला कर देती है, उनके पैर में एक क्रॉस घुसा देती है। तो फादर उस बॉडी को संभालने लगते हैं और सिस्टर आयरन को बोलते हैं उनके बैग में से एक क्रॉस और होली वाटर निकालने को। सिस्टर आयरन उस क्रॉस पर होली वाटर डाल देती है और फादर उस बॉडी का मुंह ढककर उस पर वो क्रॉस रख देते हैं और प्रेयर करने लगते हैं। प्रेयर की ताकत से वो क्रॉस जलने लगता है, वो बॉडी जलने लगती है। देखते ही देखते पूरे बॉडी में आग लग जाती है। अब सिस्टर आयरन जो होती है वो अपनी थ्योरी इन दोनों को बताने लगती है। वो बताती है ये जो शैतान है उसे एक ज़िंदा बॉडी चाहिए होती है, इसीलिए जो सिस्टर विक्टोरिया थी उन्होंने खुदकुशी की ताकि वो शैतान उनके अंदर ना आ सके। सिस्टर आयरन को समझ आ जाता है सिस्टर एनी ने उसे जो वो स्टोरी बताई थी जीसस क्राइस्ट वाले ब्लड की, जो वो पोर्टल बंद कर सकता है, वही उनकी अभी भी मदद करेगा। तो वो अपने हाथ में वो चाबी देख के बोलती है मदर मैरी ज़रूर मदद करेगी, और फादर को बोलती है क्या मैं अभी यही अपनी नन होने की शपथ ले सकती हूँ। तो फादर भी उसे हाँ बोलते हैं। अब फादर और सिस्टर एरन उसकी शपथ की तैयारी करते हैं और सिस्टर एरन वहीं पे उसी जगह पे अपनी शपथ भी ले लेती है और फादर उसकी शपथ एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इन तीनों का मकसद एक ही होता है, जीसस क्राइस्ट का ब्लड ढूंढ के वो पोर्टल बंद करना, उस शैतान को वापस नरक भेजना। तो वो टनल के जरिए एक कमरे में आते हैं जहां मदर मैरी की एक स्टैचू होती है। उस स्टैचू का जो हाथ होता है उस पर एक स्पेसिफिक जगह पर किरण पड़ रही थी और वो किरण एक वॉल की तरफ इशारा कर रही थी। फादर समझ जाते हैं यही कहीं वो की का होल होगा और उन्हें एक वॉल पे वो की का होल मिल भी जाता है। सिस्टर आयरन वो चाबी उस की होल में डालती है, तभी वहाँ पे वो दरवाज़ा खुल जाता है और उस दरवाजे के पीछे जीसस क्राइस्ट का ब्लड रखा हुआ था जो उन्हें मिल भी जाता है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब उन्हें वो पोर्टल वाला रूम ढूंढना था जहाँ पे ये ब्लड डाल के वो हमेशा हमेशा के लिए उस डीमन को ख़त्म कर सके। तो तीनों भी अलग अलग होके वो पोर्टल ढूंढने लगते हैं। जब फ्रेंची अकेले वो ढूंढ रहा था तभी उसके साथ कुछ हॉन्टिंग्स होने लगती है और उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिससे सुन के वो भाग जाता है। दूसरी तरफ सिस्टर एरन के पीछे भी हमें एक नन दिखाई देती है। जब वो खुद पीछे मुड़ के देखती है तो उन्हें भी वो नन दिखाई दे रही थी। कैसे तो खुद को संभालते हुए उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है, वो उस दरवाजे के अंदर चली आती है। जब वो दरवाजे के अंदर आती है और वो पोर्टल ढूंढने लगती है, वो एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। तभी उसके पैर के साइड में एक एक करके कैंडल जलने लगती है और वो एक स्टार के ऊपर खड़ी थी जो कुछ रिचुअल करने के लिए बनाया जाता है। उसके सामने कई सारी नन्स आ जाती है जिन्होंने अपना फेस कवर किया था और वो बहुत ही अजीब तरीके से बोल रही थी। अब हम फादर को देखते हैं जिनके सामने कई सारी नन्स का एक ग्रुप आता है और वो क्रीपीली उनकी तरफ बढ़ने लगती है, शोर करने लगती है। लेकिन फादर अपना दिमाग चलाते हैं और वहाँ पे एक क्रॉस के जैसे ही आग लगा देते हैं जिससे वो नन रुक जाती है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं जो वही रूम में आता है जहाँ कई सारी नन्स थी और सिस्टर एरिन भी थी। वो सिस्टर एरिन को ढूंढने लगता है, उसे उन्हीं नन्स में से आवाज़ें आने लगती है सिस्टर एरिन की, लेकिन उन नन्स में से सिस्टर एरिन एक भी नहीं होती। फ्रेंची दूसरी जगह देखता है तो उसे उस सर्कल के अंदर सिस्टर एरिन दिखाई देती है जिसका खुद का भी मुंह कवर हो रखा था। जब फ्रेंची वो कवर हटाता है तो हम देखते हैं सिस्टर एरिन पजेस हो चुकी है, उसे डीमन ने पजेस कर रखा है और वो फ्रेंची की तरफ देख के ज़ोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से फ्रेंची दूर जाके गिरता है। वो फ्रेंची को बोलने लगती है मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम फिर भी यहाँ क्यों आए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब मैं तुम्हें मार ही दूंगी। ये सब बोलते बोलते वो फ्रेंची के बहुत पास आ जाती है और फ्रेंची चुपके से उसके गले में जीसस क्राइस्ट का जो ब्लड होता है अपने हाथ पे लेता है और उसके मुंह पे लगा देता है, जिसकी वजह से वो जो
डिमोनिक नन थी वो सिस्टर एरन की बॉडी छोड़ देती है और सिस्टर एरन बच जाती है। लेकिन वो नन अब फ्रेंची को पकड़ लेती है, उसे हवा में उठाती है, उसका गला चोक करने लगती है। जब सिस्टर आयरन फ्रेंची को बचाने के लिए उस नन पर हमला कर देती है तो नन चिल्ला के उसे दूसरे कमरे में पानी के अंदर फेंक देती है और उसने अभी फ्रेंची को भी नीचे फेंक दिया, शायद वो वहीं पे मर गया होगा। अब हम फादर को देखते हैं जिनके ऊपर फिर से वही छोटे बच्चे ने हमला कर दिया है। वो अपने मुंह से सांप निकालता है, फादर के ऊपर डालता है। वो सांप फादर के गले को जोर से पकड़ लेता है और उनकी आँख को भी काटता है, लेकिन फादर खुद को संभाल लेते हैं। दूसरी तरफ सिस्टर एरन पानी से बाहर आती है खुद को संभालते हुए। वहाँ पे फादर भी पहुँच चुके थे, लेकिन उसी समय उसी पानी में से वो नन धीरे धीरे करके बाहर आने लगती है और वो सिस्टर पर हमला बोल देती है। ये नन दिखने में बहुत ही डेंजर थी। वो सिस्टर का गला पकड़ती है और उसे पानी में डाल के मारने की कोशिश करती है। तभी उसी समय पीछे से फादर भी उस पानी में आते हैं और अपने प्रेयर करने लगते हैं, लेकिन वो नन उन्हें दूर फेंक देती है, उन पर भी हमला कर देती है। सिस्टर पानी के अंदर चोक करने लगती है। वो नन रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वो बहुत ब्रूटली उन्हें मारने लगती है। तभी सिस्टर के हाथ में जो जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है वो उनके हाथ से ऊपर आता है, जो नन भी देख लेती है और उसके हाथ से वो छीन लेती है। छीनते ही उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा लेती है। जब नन वो जीसस क्राइस्ट का ब्लड वाला बॉक्स देखती है, वो टूटा हुआ था, उसके अंदर ब्लड नहीं था, जो देख के वो शॉक हो जाती है। अब हम सिस्टर एरन को देखते हैं जो अपने मुंह से वो ब्लड उस डिमोनिक नन के ऊपर फेंकती है, जिससे वो नन बहुत तड़पने लगती है। वो जो ब्लड होता है उसी पानी में भी घोल जाता है। उस पानी में अब बवंडर आ जाता है और वो सिस्टर भी उस बवंडर के अंदर धीरे धीरे जाने लगती है। हम उसका क्रीपी रूप बाहर आते हुए देखते हैं। वो अपने डिमोनिक आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगती है और धीरे धीरे करके उसी पानी के अंदर बह जाती है। अब हम फ्रेंची को देखते हैं जो जिंदा होता है। वो सिस्टर एरिन को पानी से निकालता है और उन्हें भी सुरक्षित करता है। उनके मुंह से और जो उनके बॉडी में पानी चला गया था वो निकाल लेता है। अब हम उस पोर्टल को देखते हैं जो उसी पानी के नीचे था और उसी रूम के अंदर होता है। इसके लिए उसके अंदर खून मिक्स होते ही वो नन उस पोर्टल के अंदर से अपनी दुनिया में चली गई थी। ये तीनों भी सेफ होते हैं, जिंदा होते हैं। सिस्टर एरिन फ्रेंची से उसका रियल नाम पूछती है तो वो उसे मॉरिस बता देता है। वो उसे थैंक यू बोलती है अपनी जान बचाने के लिए, और ये वही सेक्शन होता है। अब ये तीनों भी जिंदा लौट आते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं सिस्टर एरिन ने डॉक्टर के आँख की पट्टी कर दी थी और वो जाते समय वहाँ पे प्रे करने लगती है। फ्रेंचिस बताता है ये जगह तो होली नहीं है। सिस्टर बोलती है पहले नहीं थी लेकिन अभी हो गई है। वो बताता है इसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, अपनी गर्दन को बार बार हाथ लगा रहा था। तभी हम उस गर्दन के ऊपर एक उल्टा क्रॉस देखते हैं जो बहुत ही अजीब चीज़ होती है। 20 साल बाद हम एक सेशन देखते हैं जहाँ मॉरिस की ही केस चल रही थी। वो बाद में पजेस हो गया था। उस जो नन थी उस नन ने उसके अंदर एक सांप छोड़ा था, यानी अपनी ही परछाई छोड़ी थी, जिसके बाद मॉरिस पजेस हो गया और उसका भी एग्जॉर्सिज्म किया था। उसके पूरे शरीर पे क्रॉस आने लगे थे। और ये सब लॉरेन वॉरेन एंड एड वॉरेन ही उन सभी लोगों को दिखा रहे थे। ये स्टोरी रियल बेस्ड स्टोरी है जो एड एंड लॉरेन वॉरेन ने ही लिखी है अपनी बुक से। ये मूवी उसी से इंस्पायर है। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।